गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जो है बंगाल स्कूल का ओरिजिन और डेवलपमेंट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की कुछ पेंटिंग्स, है ना। तो उसमें सबसे पहली पेंटिंग जो है वो है जर्नीज़ एंड, जो कि अभिनेंद्र ठाकुर ने जो है वो टैगोर जो थे उन्होंने वो लिखी है, ठीक है, बनाई है, सॉरी। तो वो जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के बारे में आज हम आपका उसका डिस्क्रिप्शन आज हम आपको देंगे और उसके बारे में। तो ये जो पेंटिंग आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो पेंटिंग वही पेंटिंग है ना, ठीक है, जिसका नाम है जर्नीज़ एंड। तो अभी हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, सबसे पहले हम इसका नाम जानेंगे। तो पेंटिंग का नाम जो है वो है जर्नीज़ एंड। और आर्टिस्ट जब भी आप लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से लिखना है। आर्टिस्ट इसमें है अवनींद्र नाथ टैगोर, जिनको कि हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। कि वो जो, यानी इस तरह से भी एक क्वेश्चन बन के आपके लिए आ सकता है कि हु वाज, वन मार्कर में, कि हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। तो उसमें आपको अवनींद्र नाथ ठाकुर का नाम लिखना है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है इसका पीरियड। तो इसका जो पीरियड है वो 1937 है और इसका जो मीडियम है वो है वाटर कलर ऑन पेपर, है ना, ठीक है। तो ये आपको पता है मोस्टली पेंटिंग्स वैसे भी वाटर कलर बनी हुई हैं। अब जो स्कूल है वो इसका है बंगाल स्कूल, यानी ये बंगाल स्कूल की पेंटिंग है। और इसके अलावा आप इसको मॉडर्न बंगाल स्कूल मॉडर्न पेंटिंग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर और इसकी कर्टसी, यानी ये कहाँ मिलेगी आपको, तो ये पेंटिंग जो है वो आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमें इसके अंदर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम इस पेंटिंग के बारे में आपको लिखने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम इसका देख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल ऑन द एज ऑफ डेथ। यानी कि जो इसमें इस पिक्चर में जो एक कैमल दिखाई दे रहा है वो क्या है, ओवरलोडेड है ना, उसके ऊपर बहुत सारा वेट रखा हुआ है और वो लगभग मरने की कगार पर आ चुका है। आर्टिस्ट इज शोइंग रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू दिस पीस ऑफ आर्ट वर्क। यानी ये जो आर्ट वर्क आर्टिस्ट ने बनाया है उससे वो ये शो करना चाहते हैं कि ह्यूमन जो है वो कितना क्रूअल होता है ना। कि वो देख रहा है कि एनिमल मर रहा है, सब कुछ है, परेशान है, तो उसके बाद भी उन्होंने उसके ऊपर इतना लोड रखा हुआ है। द पेन एंड सफरिंग ऑफ द एनिमल कैन बी सीन इन द हाफ ओपन आइज ऑफ द एनिमल। यानी जो कैमल का उन्होंने पिक्चर इसमें बनाया है उसके अंदर उस कैमल की आँखें जो हैं वो आधी बंद हैं। तो लेकिन जो बंद आँखें हैं वो उसका जो दर्द है अंदर का, उस कैमल का, उस एनिमल का, वो वहाँ पर शो कर रहा है। उस पेंटिंग में पता चल रहा है कि एनिमल बहुत पेन में है, बहुत परेशानी में है, वो उसके अंदर वहाँ दिखाई दे रहा है। एंड मैसिव लोड ऑन बैक शोज द ग्रीड ऑफ मास्टर इन एक्सप्लोजिंग द स्लेव। यानी कि जो बहुत सारा वज़न उसके ऊपर रखा हुआ है वो ये शो कर रहा है कि जो उसका मालिक है वो कितना क्रूअल है और वो अपना काम निकलवाने के लिए अपने जो उसका स्लेव बनाया हुआ है उसने उसको कितना ज़्यादा उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका कंपोजिशन, ठीक है। पढ़ने वाले हैं वो है कंपोजिशन इसका। तो इसका कंपोजिशन में देखिए आप क्या है, बैकग्राउंड जो है वो रेड ब्राउन कलर का बनाया हुआ है और येलो कलर का जो है उसमें वॉश पेंटिंग बनाई गई है, मतलब ये, और येलो कलर यूज़ किया गया है। और स्काई जो है वो भी इस तरीके की महसूस हो रही है, इस तरीके के कलर फिल किए गए हैं जैसे कि सनसेट का टाइम हो गया हो, ठीक है। अब फोरग्राउंड क्या है, यानी कि जो आगे की साइड, फोरग्राउंड में जो फ्रंट साइड में जो पेंटिंग बनी हुई है वो किस तरह की पेंट की हुई है, वो डार्क है। आगे का पोर्शन जो है उन्होंने डार्क टोन यूज़ किया है उसको बनाने के लिए, और उसी का सेम कलर का ही डार्क टोन उन्होंने यूज़ किया है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है। और उस डार्क से वो ये सेंस भी शो करना चाह रहे हैं कि उस एनिमल को कितना दुख है। अब स्लाइट ब्लू कलर इज़ यूज्ड वेयर द एनिमल इज़ अबाउट टू कोलैप्स। और कहीं कहीं पर हल्का सा नीला कलर का भी यूज़ किया गया है ताकि जहाँ उस जगह पर जहाँ पर कि वो जो एनिमल है वो धराशाही होने वाला है, बिल्कुल मतलब मरने की कगार पर आ गया है, गिरने वाला है ना। एंड देयर इज़ एन इम्प्रेशन ऑफ डेजर्ट गिविंग वेरी वेरी मिथिकल इफ़ेक्ट। तो यानी कि ये जो इस तरीके का जो इम्प्रेशन जो उसके अंदर दिया गया है कि भाई वो डेज़र्ट जो बहुत सारी
अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों से भरा पड़ा है, वो मिथिकल आपका हो गया है ना, वो उस तरीके का जो डेजर्ट है वो वहाँ पर शो दिखाई दे रहा है। इस तरीके का इम्प्रेशन दिखाया गया है कि वो एक जादुई जो डेजर्ट है, जादुई वो है, वो इफ़ेक्ट इसके अंदर आपको प्रेजेंट कर रहा है ना। तो अभी आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप आगे देख लेते हैं ये क्या है। इट इज़ अ सिम्बॉलिक पेंटिंग, है ना। ये सिम्बॉलिक पेंटिंग है किसका, ये मैन ह्यूमन बीइंग और जो एनिमल है उसको डिस्क्राइब, उसको उन दोनों को वो कंपैरिजन करते हुए दिखा रहे हैं। यानी वो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कि एक जानवर है वो मरने वाला है ना, ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल एंड इज ग्रेस्पिंग फॉर हिज लास्ट डेथ इन द सनसेट टाइम हैज़ रिवलेंस ऑल्सो विद द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कि क्या बता रहे हैं ये कि इसमें की जो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, यानी पूरी लाइफ को वो इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो भी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करती रहती है, जिस तरीके की एनिमल की लाइफ में स्ट्रगल किया है। और अंत क्षणों में जब वो उसकी लाइफ, जिस तरीके की सनसेट में अंतिम वो समय है जिसमें कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसी तरीके से जो मनुष्य है वो जब अंतिम समय में पहुंच जाता है और उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो वो वही फील करता है, नो वन इज़ देयर, यानी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। एंड दैट टाइम एंड ब्लड इज़ कमिंग, और जो उसके मुंह से जो है वो खून निकल कर आ रहा है। तो द वेट which he has been carrying all his life for his master is still there on the back, and he is at the this time also trying to save the load for getting damaged। यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से वो एनिमल है उसके ऊपर बोझ इतना सारा वेट रखा हुआ है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि मरते दम तक उस वेट को वो ख़राब ना होने दे, गिरने ना दे। मतलब वो इस तरीके से बैठने की कोशिश कर रहा है एनिमल कि उनका जो वेट है वो ख़राब ना हो। तो वो इसी तरीके से कहते हैं कि ह्यूमन की लाइफ भी इसी प्रकार की है। जब वो मरने वाले होते हैं उस समय भी वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर जाएं, और किसी भी उनके मृत्यु के बाद उनकी फैमिली को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इज़ होपफुल और स्टैंडिंग वंस मोर देन डिलीवरिंग द गुड्स टू हिज मास्टर। यानी वो बार बार आशा कर रहा है कि जब तक कि वो अपने मालिक को वो सारी चीज़ें ना दे दे जो उसकी पीठ पर लगी हुई हैं, तब तक वो ना मरे। तो इसी तरीके से मनुष्य भी है, वो भी इसी तरीके की कोशिश करता है कि वो मरने से पहले अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर जाए। तो ही इज़ ऑन हिज नीज़, वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है विद हिज बैक लेग, और अपने पीछे के पैरों के साथ, एंड अपराइट एंड हिज हेड स्ट्रेटली रेज एज इफ़ ही इज़ मेकिंग अनदर अटैम्प्ट टू स्टैंड। और अभी उसको कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि वो जो है अपने अंतिम यात्रा में जाने से पहले किसी भी प्रकार से वो वापस से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। एंड हिज लाइफ जर्नी इज़ अबाउट टू एंड विद द एंड ऑफ हिज डे। और उसको लग रहा है कि ये जो दिन है, जिसका दिन जैसे जैसे इस दिन का अंत होता जा रहा है उसी प्रकार से उसकी लाइफ का भी अंत होने वाला है। अब इसकी ह्यूमन वैल्यू करके भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि इस पेंटिंग की ह्यूमन वैल्यू क्या है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिस शोज़ द ह्यूमन वैल्यू ऑफ द एनिमल। यानी ये एनिमल की जो ह्यूमन वैल्यू है उसको शो कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस ग्रिडी and cruel behavior of his master, the animal still selflessly loves and wants to serve him with a great responsibility till the end of his life। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि इसकी इतनी ह्यूमन वैल्यू है कि जो जब भी ये जो हमारा एनिमल है वो क्या है, हालांकि उसका मालिक उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, इतना उसकी इस कंडीशन में भी उसके ऊपर इतना वेट डाला हुआ है, उसके बावजूद भी वो जो एनिमल है वो अपने मास्टर को आज भी उतना ही प्यार करता है और उसकी सेवा करने के लिए तत्पर है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको वो पूरा करके ही दम ले। यानी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके, तो ह्यूमन वैल्यू है, ह्यूमन में भी यही है कि वो भी अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद ही आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम पेंटिंग पढ़ेंगे दूसरी अब, ठीक है।